हेलो स्टूडेंट, बीचएम ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुनील वर्मा आज आपको यहाँ पे आपकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करवाऊँगा, जिसके अंदर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि आज से हमारा जो बैच है उसकी जो पहली क्लास है वो डाली जा रही है। और आज मैं बहुत ही बेसिक से आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। इसके अंदर क्या है कि हम सेंटेंस के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है हमारा, उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर बनता है या फिर कोई वाक्य बनता है, कोई सेंटेंस बनता है, वो कैसे बनता है, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, उसके बारे में तो आप सब बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे, अच्छे से सुनेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारा जो टॉपिक रहेगा आपका बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि जो सेंटेंस है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो क्या देखी जाती है। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एक सेंटेंस है आपके सामने, राहुल प्लेज क्रिकेट, यानी राहुल क्रिकेट खेलता है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है इसको बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की हमें जरूरत पड़ी है, क्या क्या एलिमेंट्स हमें जरूरत पड़े हैं, उसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि एक जो सेंटेंस है वो किससे मिलकर बना होता है, और उस सेंटेंस को बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, तो उसी की चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो देखो सुनो, जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर हमें सबसे पहले एक चीज़ देखनी चाहिए, वो होती है वर्ब। वर्ब का हिंदी में मतलब होता है क्रिया। यानी आप ये कह सकते हो कि कोई भी काम का होना या करना पाया जाता है वो किसके थ्रू होता है, वर्ब के द्वारा, और उसे एक्शन भी बोल सकते हैं। अब देखो इसी सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हैं राहुल प्ले क्रिकेट्स, यानी कि राहुल खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। ठीक है, एक्शन क्या हो रहा है, खेलना, है ना। कहीं ना कहीं मतलब जो राहुल है वो क्या कर रहा है, खेलता है ना। तो खेलना मतलब अपने आप में क्या हो गया, एक एक्शन हो गया, एक क्रिया हो गई, है ना। तो वही चीज, यानी कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एक नंबर पे जो चीज हमारे पास होनी चाहिए वो कौन होती है, वर्ब्स होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो चीज होती है वो होती है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट होता है ना, ये मेन कर्ता धर्ता होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कर्ता होता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है, कर्ता होता है। या आप ये कह सकते हो कि सब्जेक्ट ही मेन बंदा होता है, या सब्जेक्ट का ही मेन किरदार होता है एक सेंटेंस को बनाने के लिए। यानी अब आप एक चीज मान सकते हो कि मैं अगर ये लिख दूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल टू सेंटेंस, यानी आप ये कह सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब को मिलाने से क्या बनता है, हमारा एक सेंटेंस बनता है। यानी इससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें दो एलिमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, यानी जिनके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते एक सेंटेंस को बनाने के लिए। वो कौन सी है, एक तो हमारी होगी वर्ब और दूसरी होगा हमारा सब्जेक्ट। इन दोनों से मिलकर ही क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। लेकिन ये नहीं है कि इनके अलावा कोई चीज़ नहीं होती, होती है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट भी होता है, प्रीपोजिशन होती है, कंजक्शन होता है, अदर वर्ड्स भी होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन जो मेनली जो चीज़ें होती है वो हमारा वर्ब और सब्जेक्ट, ये सेंटेंस के अंदर होती है। आगे हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि वर्ब, हम हिंदी में लिखते हैं क्रिया, इसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले इसी को ही सेंटेंस के अंदर क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज माना गया है इंग्लिश के अंदर वर्ब को। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ यहाँ पे कोई भी एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, पूजा इज प्लेइंग फुटबॉल, यानी पूजा क्या कर रही है, फुटबॉल खेल रही है। अब इस सेंटेंस के अंदर
एक्शन क्या हो रहा है, प्लेइंग, है ना। पूजा क्या कर रही है, खेल रही है। क्या खेल रही है, फुटबॉल, वो अलग चीज है। कौन खेल रही है, पूजा, यानी ये हमारा क्या हो गया। यानी जो भी सेंटेंस होगा उसके अंदर जो सबसे पहली चीज फाइंड आउट की जाएगी वो होगा एक्शन, या वर्ब बोल सकते हो, या हिंदी में उसे आप क्या बोल सकते हो, क्रिया। यानी अब यहाँ पे क्रिया क्या है, प्लेइंग, ये हमारी क्या है, ये ये हमारी क्या है, वर्ब है। अब जो इज है, ये क्या है, ये है हेल्पिंग वर्ब। इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद इसके बारे में अच्छे से डिटेल से समझेंगे। लेकिन अभी हम किसके बारे में कर रहे हैं, जान रहे हैं वर्ब के बारे में, यानी हिंदी में जो क्रिया है। एक सेंटेंस और लेते हैं इसी तरह। दे आर गोइंग टू मुंबई, यानी वो मुंबई जा रहे हैं। अब देखो, दे, कौन मुंबई जा रहे हैं, वे मुंबई जा रहे हैं, तो ये तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब इसके अंदर जो मेन क्रिया क्या हो रही है हमारी, क्या हो रही है, गोइंग, यानी जाना। तो मेन एक्शन हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, जाना, यानी वे कहाँ जा रहे हैं, मुंबई। मेन काम क्या हो रहा है, जाने का, तो ये हमारा एक्शन हो जाएगा। तो आपको मेनली आपको इसी प्रकार क्या करना है, एक सेंटेंस के अंदर वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। यानी वर्ब का काम क्या होता है, एक्शन करवाना, यानी वर्ब के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो काम हो रहा है ना, उसकी जानकारी मिलती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिया, या इंग्लिश में हम बोल सकते हैं उसको वर्ब या एक्शन, ठीक है। अब इसके बाद में जो दूसरी चीज हमें एक सेंटेंस के अंदर चाहिए, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। सॉरी, ठीक है, इसके अंदर सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट होता है ना, ये मेन करता धरता होता है हमारा, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक सेंटेंस के अंदर मेन रोल निभाता है, यानी इसके बिना तो आप सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते। इसी प्रकार जिस प्रकार वर्ब इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट भी है, ठीक है ना। और सब्जेक्ट से हमें क्या मिलती है, इन्फो, मतलब जो काम करने वाला है या जिसके द्वारा काम किया करवाया जा रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है, सब्जेक्ट से भी, कि वो कौन है। एग्जाम्पल के तौर पे, सी सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है, ठीक है ना। अब मेनली जो ये चीज पता चल रहा है आपको, कि जाने आपको ये जानना है कि इसमें ही तो पता चल रहा है कि वह गाना गा रहा है। अब आपको एक चीज का आंसर ढूंढना है, कौन गा रही है, सी, कौन गा रही है, यानी कौन का जो आपको आंसर दे दे, ठीक है, कौन का जो आंसर दे दे, वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। यानी ये हमारे कौन का आंसर दे रहा है, कौन खेल, कौन गा रहा है, सी गा रही है, यानी ये हमारा क्या सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रही है, गाने का काम कर रही है, यानी सॉरी, गा रही है, यानी ये हमारा क्या हो गया, एक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक्शन। यानी इस सेंटेंस के अंदर हमें दो चीज आइडेंटिफाई हुई है, एक तो हमारा एक्शन, ठीक है, जिसको सिंगिंग बोल रहे हैं, और एक जो सिंगिंग कर रही है वो कौन है, सी। यानी आपको ये दो एलिमेंट्स के बारे में फाइंड आउट करना है। और एक चीज आपको बता दूं कि हमारा जब भी सब्जेक्ट मिलेगा, वो हमेशा सेंटेंस की क्या होगा, शुरुआत में होगा, ठीक है, शुरुआत में ही मिलेगा, और मेन करता रहता होगा, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट के बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ों की जरूरत होती है, एक तो सब्जेक्ट और एक वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, मतलब आप इसके साथ भी बना सकते हैं, इसके बिना भी बता सकते हैं, लेकिन आपको इसकी जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, जो जिस पे एक्शन हो रहा है, जो एक्शन कर रहा है ना, वो किसके ऊपर काम हो रहा है उसके बारे में जानकारी दे रही है ना। जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके लिए काम हो रहा है, उसके ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन ये देता है। मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, एक सेंटेंस लेते हैं अपने,
राम ईट्स फूड, यानी राम खाता है, ठीक है, राम भोजन खाता है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो क्या है, हमें सबसे पहले क्या देखना होता है एक सेंटेंस के अंदर, वर्ब देखनी होती है। यहाँ पे क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, यानी हमारा एक्शन क्या हो रहा है, खाना, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, वर्ब, ठीक है। कौन खा रहा है, राम, यानी कौन का आंसर दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। लेकिन क्या खा रहा है, फूड यानी भोजन, यानी क्या का जो आंसर दे दे, यानी वट का जो आंसर दे दे वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस के अंदर हमें क्या है, सेंटेंस का क्या मिला है, ऑब्जेक्ट मिला है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी आपको ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है तो आपको एक क्वेश्चन करना है वर्ब से, क्या, और इस क्या का जो आंसर दे दे वही आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और कौन का आंसर दे दे वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट, है ना, और एक्शन का जो आंसर दे दे वो होगा आपका वर्ब, है ना। तो ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई आई थिंक, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा जिस जो सब्जेक्ट काम जिस पे कर रहा है, अब सब्जेक्ट में सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे राम है, वो क्या खा रहा है, भोजन खा रहा है ना, भोजन पे काम हो रहा है ना, भोजन को खाने का काम हो रहा है, भोजन के ऊपर काम हो रहा है ना, तो उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा हमारा एलिमेंट्स है जो एक सेंटेंस के अंदर होता है। चलते हैं आगे। इसके बाद इसके बाद चौथा जो एलिमेंट हमारे पास होता है वो होता है प्रीपोजिशन, ठीक। देखो आप इस वर्ड को ही देखो, इसमें लिखा हुआ है परी, इसका मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, यानी इस वर्ड को देखकर ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी की स्थिति बताने के लिए या किसी की स्थिति की जानकारी देने के लिए, यानी किसी की पोजीशन के आगे इसको यूज किया जाए जिससे कि वो उसकी स्थिति बता सके, उसकी जानकारी दे सके हमें, है ना। तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है यानी इससे पहले आने वाली स्थिति, यानी कहने का मतलब अब एक किसकी स्थिति की बात कर रहा है। तो मैं उसके लिए बता दूं, ये हमेशा किसके साथ आता है, या तो आता है नाउन या फिर प्रनाउन, ठीक है, इन दोनों के साथ आएगा, यानी इन दोनों के आगे आएगा, परी पहले स्थिति, यानी ये नाउन और प्रनाउन के पहले की जो स्थिति है, कंडीशन है ना, उसके बारे में जानकारी देता है। इसको नाउन और प्रनाउन के जस्ट पहले यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, दे आर, ठीक है, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है। अब इसके अंदर हमें वही चीज करनी है जैसे हर सेंटेंस के अंदर हम करते आ रहे हैं, हमें हर बार इस चीज पे हमेशा ध्यान रखना है। बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चे हर बार उस पे नहीं सोचते जिसको सोचना चाहिए। एक सेंटेंस को आप हमेशा इसे सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक्स के अकॉर्डिंग ही देखना चाहिए, बिकॉज आपको हमेशा ही वर्ब पे ध्यान देना है। यहाँ पे फिर से क्या एक्शन हो रहा है, प्लेइंग, खेलने का एक्शन हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी। सबसे पहले आपको यही काम करना है हर एक सेंटेंस में, चाहे आप रीडिंग कर रहे हो, चाहे स्पीकिंग कर रहे हो, चाहे राइटिंग कर रहे हो, हमेशा आपको वर्ब का पहले फाइंड आउट करना है। उसके बाद सब्जेक्ट, यानी कौन पार्क में खेल रहा है, वे, और वे का मतलब है दे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक। हमेशा ही हर एक सेंटेंस के अंदर आपको वर्ब और सब्जेक्ट मिलेगा मिलेगा, उस पर आपको सबसे पहले फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट, क्या इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, नहीं है, इस वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब आप लोग बोल रहे होंगे सर आगे दे तो रखा है, आगे दे रखा है, लेकिन ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये देखो इन, ये क्या है, प्रीपोजिशन, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता ही रहा हूं। यानी एक सेंटेंस के अंदर चौथे नंबर पे जो चीज हमें पता होनी चाहिए वो प्रीपोजिशन, और ये हमारी क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये एक ही नहीं है, बहुत सारी हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये होगी 2, 4, 8, फ्रॉम, सिंस, बिफोर, अबव, ये सारी की सारी क्या है,
प्रीपोजिशंस हैं। यानी ये प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन कभी भी अकेली नहीं आती। मैंने अभी आपको बताया ये किसके साथ आएगी, या तो नाउन या प्रनाउन के साथ आएगी। तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है, द पार्क। ये जो पार्क है ये एक नाउन है, ठीक है, और ये द है ये एक आर्टिकल है, वो हमें आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी जो बता रहा हूं, और ये अपने बाद में क्या लेगी, एक नाउन या प्रनाउन लेगी। और याद रखना ये प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई नाउन या प्रनाउन आएगा, वो इस प्रीपोजिशन का क्या होगा, वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। याद रखना जब भी प्रीपोजिशन आएगी वो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेगी। वो चाहे क्या हो सकता है आपका, या तो नाउन होगा या प्रनाउन होगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मैंने अभी जितनी भी सेंटेंस आपको दिए हैं यहाँ पे, उसमें एक ही चीज बताइए, सबसे पहले आपको वर्ब सर्च करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रीपोजिशन। इसी सीक्वेंस में आपको एक सेंटेंस को देखना है और ब्रेक करना है। अगर आपको इंग्लिश में एक अच्छा लेवल हासिल करना है, एक अच्छी महारत हासिल करनी है, तो आपको इसी वे में चलना चाहिए, क्योंकि यही बेसिक है। और इसी तरीके से आप एक सेंटेंस बनाना और सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक के द्वारा ही सीख सकते हो। चलो आगे, इसके बाद जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज और होनी चाहिए 5वें नंबर पे। अब आपको एक चीज और देखनी चाहिए, केस। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा हो सर केस क्या होता है। देखो बेटा, हमारे यहाँ आपने एक चीज सुनी होगी आपने कि कोई भी सेंटेंस होता है वो हम बोलते हैं, वो या तो एक्टिव होता है या पैसिव होता है। तो यही वो दो केस होते हैं। मान लो जो सेंटेंस बोला जा रहा है वो किस केस में बोला जा रहा है, या तो वो क्या होगा, एक्टिव कंडीशन में होगा, या फिर वो क्या होगा, पैसिव कंडीशन में होगा। दो ही कंडीशन हो सकती है ना। यानी अब आपके मन में एक चीज और आ रही होगी, सर ये क्या होता है, एक्टिव का मतलब क्या होता है, पैसिव का क्या मतलब होता है। तो वही बता देता हूँ अभी। देखो देखो, जहां एक्टिव का मतलब है कि जहां पे हमारा सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा ना बेटा, वो हमारा क्या होगा, एक्टिव कंडीशन में होगा। यानी कोई भी वर्क किया जाएगा ना, वो इस सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है ना, इस सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो मेन करता धरता होगा वो सब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, लेकिन आप अगर बात करो पैसिव की, ठीक है, तो इसके अंदर है ना, सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर काम होगा, उल्टा होता है। एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट खुद काम करता है, लेकिन पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। ये फर्क होता है। इसीलिए दो केस बनते हैं हर एक सेंटेंस के, एक तो बनता है एक्टिव और एक बनता है पैसिव। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। ठीक है, ठीक है, ही रन्स फास्ट, और ये हमारा एक्टिव पार्ट है। और अब मैं पैसिव का भी एग्जांपल देता हूं। ठीक है, सीज प्लेड क्रिकेट। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे, ये हमारा इज है, इसके बाद में वर्ब की क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, अब आपको एक्टिव पैसिव के बारे में अभी इतनी जानकारी नहीं है, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना बता देता हूँ, जब भी बी फॉर्म आएगी, बी फैमिली की कोई भी वर्ब आ जाए, उसके प्लस अगर V3 आ रही है, तो आपका जो सेंटेंस बनता है वो पैसिव बन जाता है बेटा। इस चीज का ध्यान रखिए, आगे मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। अभी आपको एग्जाम्पल दिया है कि पैसिव कब बनता है, जब भी बी फैमिली की वर्ब आ जाए और उसके बाद में क्या आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 आ जाए, तो वो आपका पैसिव बन जाता है। उसके अंदर जो हमारा मेन जो काम है वो सब्जेक्ट के ऊपर होता है, सब्जेक्ट खुद नहीं कर रहा होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बीच बीच में आ रही है, अभी आपको मैं दिखा दूं। ये देखो बेटा, ये इज हो गया, ये आर हो गया, ये जो सारी की सारी क्या है, ये फिर से आर, ये सारी की सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इनके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ।
क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज होना भी ज़रूरी है आपको। ये बेटा 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। सबसे पहले होती है बी फैमिली की, ठीक है। सेकंड होती है डू फैमिली की। थर्ड होती है हैव। और चौथी होती है मॉडल। शॉर्ट में लिख रहा हूँ फैमिली, ठीक है। ये 4 प्रकार की होती हैं बेटा, और चारों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब बी फैमिली के अंदर कौन कौन सी होती है? एक तो इज, एम, आर और बी। ठीक है। डू के अंदर क्या होगा? डू और डज, ठीक है। हैव के अंदर हेज और हैव, और इसके अंदर कैन, विल, टेल, ये सारी क्या होंगी? मॉडल वर्ब्स होंगी, ठीक है। अब इसी के अंदर अगर हम बात करें प्रेजेंट के अंदर होती है, तो पास्ट के अंदर क्या हो जाएगी? इसके अंदर वोज और वर, ठीक है। इसी के अंदर ये आ जाती है बीन और बीइंग, ठीक है। इसके अंदर आ जाएगी हमारी डिड, और इसके बाद में आ जाएगी डन। इसके बाद में हेज के बाद में हेड, और यहाँ पे फिर से हेज, और इसके अंदर क्या आ जाएगी आपकी? कुड, वुड, ठीक है। ये इसी प्रकार से जितनी भी होती हैं, जैसे मे, माइट, ठीक है, ये सारी की सारी बेटा क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स होती है। ये 4 प्रकार की होती हैं, और ये अपने साथ, ये जो मेन जो काम करती है मेन वर्ब के साथ आती हैं, और उसके बारे में जानकारी देती हैं, ठीक है। तो इन इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग। ये मेन वर्ब का भी काम करती है, लेकिन मेन वर्ब का काम करती है तब इनका जो नज़रिया होता है, या फिर इनका जो बताने का, डिस्क्राइब करने का जो तरीका होता है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये अलग तरीके की, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी की सारी क्या होती है बेटा? हेल्पिंग। इनको आप अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ लें, और अगर आप चाहो तो इसके अच्छे से नोट्स बना लें, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ काम आने वाली है, सिर्फ स्कूल के लिए नहीं। आगे आने वाली चीज़, आपका कॉलेज टाइम हो या कंपटीशन का टाइम हो, उसमें भी ये बहुत काम आने वाली है, ठीक है? इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद मेनली जो चीज़ें हमने जाननी थी एक सेंटेंस के बारे में, वो हमने जान ली है, ठीक है। लेकिन अभी एक चीज़ रह गई है, सेंटेंस की डेफिनेशन, ठीक है। एक सेंटेंस होता क्या है? तो ये होता है, यानी सेंटेंस की ये क्या है? डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट्स, यानी एक ऐसे वर्ड का ग्रुप होता है जो क्या करता है? एक पूरे विचार को क्या कर देता है? एक वर्ड के अंदर एक्सप्रेस कर देता है, मतलब एक लाइन के अंदर, एक वर्ड के अंदर आप क्या कर सकते हो? उसको डिस्क्राइब कर देता है। यानी वर्डों का ग्रुप होता है, और उसको एक कंप्लीट थॉट का मतलब होता है एक विचार, एक इंफॉर्मेशन उसके अंदर बदल देता है, वो हमारा क्या होता है? सेंटेंस होता है। तो ये जो आज की क्लास थी ना, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर से थी, मतलब आपको क्या चीज़ें एक सेंटेंस के अंदर चाहिए, और सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सब्जेक्ट और वर्ब, ये 2 चीज़ें आपको हमेशा माइंड में रखनी है, इनके बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, सेंटेंस को आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं, वो हम फर्दर आगे मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेंटेंस के बनाने के भी अलग अलग वे होते हैं, एक्शन होते हैं, सब्जेक्ट भी कई प्रकार के, मतलब सेंटेंस भी कई प्रकार से बनते हैं, वो भी हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेंटेंस आपको, क्योंकि हमेशा जो स्टार्ट होता है ना, वो एक इंग्लिश के अंदर वाक्य से ही होता है।
आप इसके चाहे टेंस पढ़ लो, चाहे कोई भी टॉपिक कर रहे हो, आपको सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। लेकिन जब आपको सेंटेंस का ही नॉलेज नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको सेंटेंस बनाने और सेंटेंस के अंदर क्या चीज़ होती है, ये चीज़ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने उसी के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को भी इसको क्या शेयर करवाएं, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। और इसमें आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप रेगुलर इसे जुड़े रहें और इसी प्रकार देखते रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सर